हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलेक्ट्रॉन में। आज हम लोग इस वीडियो में सीएचएसएल 2023 के टियर 2 के मैथ के पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 10 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ था, उसी का पेपर है। इसके हम मैथ के पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यह एग्जाम उस छात्रों का हुआ था जिसका एग्जाम कुछ सेंटर पे कैंसिल हो गया था, उसी सबका सेकंड पेपर के रूप में एग्जाम हुआ था। इससे पहले जो एग्जाम इसका एक पेपर हुआ था नवंबर 2023 का, उसका हम लोग सॉल्व करवा के इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो ये 2024 का सबसे लेटेस्ट पेपर है मेंस का। तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा टोटल 30 के 30 सवाल, और आपको सबसे लेटेस्ट पैटर्न एसएससी का मेंस का पेपर का क्या रहा है उसकी भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर एक 30 सवाल हर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएगी। आपको हर एक क्वेश्चन को हम बेसिक और शॉर्ट तरीके से भी बताएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा, या फिर अगर आप अच्छे से तैयारी भी कर लिए हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो भी आपको समझ में आएगा कि मेंस के सवाल को एग्जाम में कैसे कम से कम समय में सॉल्व करने चाहिए। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए पहला सवाल है, कहा गया है एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। ठीक, आगे कहा गया है 4 वर्ष बाद पिता की आयु पितृ की आयु की 4 गुना हो जाएगा। मतलब देखिए, अगर सन का एज 4 साल की बाद अगर एक्स आयु होती है, एक्स वर्ष होती है, तो फादर का कितना हो जाएगा? 4 एक्स मतलब 4 गुना कहा गया है। ये कब का है? तो ये 4 साल बाद का है। ठीक, हमसे स्टार्टिंग में क्या कहा गया है? एक पुत्र और पिता की आयु का योग मतलब 52 साल है। कब? अभी का। तो अगर हम इसको हम बोले 4 साल बाद, इस दोनों का आयु का योग कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, अगर किसी भी दो पुत्र और पिता की आयु का योग अभी 52 साल है, तो 4 साल बाद कितना योग होगा? तो देखिए 4 साल पिता में भी बढ़ेगा और 4 साल पुत्र में भी बढ़ेगा, मतलब टोटल हमारे इसमें 8 साल और ऐड कर देते हैं, मतलब 60 साल हो जाएगा। 4 साल के बाद दोनों का योग मतलब 5x का वैल्यू हमें 60 दे दिया है, x का वैल्यू कितना जाएगा? 12 5 60 मतलब 12। x क्या है हमारा? पुत्र की आयु है। पुत्र की आयु कब की? 4 साल बाद की पुत्र की आयु। मतलब अगर हम कहें पुत्र की आयु 4 साल बाद 12 साल है, तो कहा गया है इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? 4 वर्ष पहले कितनी होगी? मतलब 12 माइनस 4 कर लेंगे, मतलब 8 वर्ष हो जाएगा। मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष होगा। इस तरह से आप फादर का भी निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पाइप एंड सिस्टम का है। कहा गया है 2 पाइप एक टंकी को अलग-अलग तौर पर 36 और 45 मिनट में भर सकता है। टंकी में लगा एक निकास पाइप भी है जो 40 लीटर प्रति मिनट जो है 40 लीटर पानी को निकालता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 1 घंटे में भर जाता है। तो टंकी की क्षमता इन धारता लीटर में ज्ञात करना। देखिए मान लेते हैं पाइप एक ए है जो क्या है 36 मिनट में टंकी को भर देता है, जबकि दूसरा पाइप क्या है? बी है, टंकी को 45 मिनट में भर देते हैं। मानते हैं इस दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 180 यूनिट क्या है? अभी 180 लीटर टंकी की क्षमता है। तो देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5, 180 बटे 36 करेंगे तो 5। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। मतलब अगर हम इस दोनों पाइप को हम भरें, मतलब खोल दें, तो कितने टाइम में भर देगा? 180 बटे 9 मतलब 20 मिनट में क्या हो जाएगा? ये पूरे पाइप को भर देता है। लेकिन सवाल में क्या कहा गया है? पाइप एक सीबी है जो क्या करता है? खाली करता है कितना? तो 40 लीटर पर मिनट। ठीक है, और ये 1 घंटे तक चलता है। हम क्या करते हैं कि हमारा जो टंकी अगर ए और बी दोनों ही काम करें तो सिर्फ 20 मिनट में ही टंकी फुल हो जाएगा। लेकिन क्या है, टंकी भरता कितना है? कितना मिनट में? 60 मिनट में टंकी भरता है। ये हमें सवाल में दे दिया है। 60 मिनट में भरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी जो अपने अगर मानते हैं टंकी की क्षमता अगर 180 लीटर जो क्या है, दोनों क्या है 20 मिनट में भर दिया। ठीक है, तो 180 लीटर भर दिया है। 60 मिनट में कितना लीटर भरा होगा? 3 गुना मतलब 540 लीटर क्या होगा? ए और बी भरा है। ठीक है, लेकिन सी क्या करता है? टंकी की अगर क्षमता अगर 180 यूनिट है मतलब 540 यूनिट भरा है, तो सी क्या है इसमें से 40 लीटर पर मिनट मतलब 60 मिनट में कितना जाएगा? 2400 लीटर पानी को क्या करता है? ये निकाल लेता है। ठीक है, पानी जो है 2400 लीटर क्या है? निकालता है। निकलता कितना है? तो देखिए एक 540 में 180 कर लेंगे तो निकला कितना आपको? 360 ही हुआ। 360 यूनिट का वैल्यू आपको दे दिया है कितना? 2400 180 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। सिंपल है, मतलब आपको इसको 360 इंटू 180 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 18 दूनी 36 मतलब 1200 लीटर क्या है टंकी का क्षमता आपको यहाँ से आ जाएगा। सिंपल है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहा गया है एक कारखाने में 100 श्रमिक का उनके मासिक वेतन के अनुसार बंटन। औसत वेतन क्या है? 4500 रुपया है। ठीक है, माध्यिका वेतन 4900 रुपया है। तो कहा गया है बहुलक वेतन ज्ञात करना है। आपको रिलेशन पता होगा, मतलब बहुलक मतलब मोड्स। बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। माध्य क्या होता है? औसत जो होता है वही माध्य होता है। बहुलक निकालना है, माध्यिका आपको दिया हुआ 3 इंटू माध्यिका दे दिया कितना? 4900। 4900 इंटू माध्य आपका दिया है 4500। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। देखिए 49 को 3 से करेंगे कितना? 147। 147 पे डबल जीरो माइनस से कितना हो जाएगा? 9000। मतलब 14700 में से 9000 माइनस कितना? 5757। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सिंपल बेसिक सवाल है। कहा गया ए होलो क्यूब इज मेड ऑफ पेपर टू हैव अ वॉल्यूम 512 क्यूबिक मीटर। आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 512 मतलब इस साइड का वैल्यू कितना जाएगा? 8। ठीक है, 8 यूनिट साइड का वैल्यू आ गया। पूछा गया हाउ मच पेपर इन स्क्वायर यूनिट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द क्यूब, मतलब एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है?
6 ए स्क्वायर मतलब 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 24 और ये कितना हो जाएगा 36 2 और 384 मतलब सिंपल बेसिक सवाल है। इस सवाल को आप 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे एक लंब आयताकार डिब्बे की लंबाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 40 आयाम वाले साबुन के किको को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना है कि डिब्बे में कोई जगह खाली ना बचे। डिब्बे में कितने केक पैक किए जा सकते हैं। मतलब देखिए एक आयताकार है तो उसका वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.6 को क्या करना है आपको मीटर में कन्वर्ट कर कितना 160 मीटर 100 सेंटीमीटर इंटू 90 बड़े और ये कितना हो जाएगा 60 बड़े जो आयताकार डिब्बे है उसका आयतन बटे जो आप साबुन का जो आयाम है उसका आयतन दोनों को डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ आपका कितना उसमें अटेगा वो आपका आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर इंटू ये कितना है 5 सेंटीमीटर 40 को कितना करेंगे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर काट लीजिए 20 दिया 60 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 80 मतलब 80 इंटू 90 कितना हो जाएगा 9 72 मतलब 72 100 ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पितृ पुत्र की आयु की तिगुनी थी। मतलब 10 वर्ष पहले अगर मान लीजिए सन का एज x है तो फादर का एज कितना हो जाएगा 3x ये कब की है तो 10 साल पहले की है। ठीक है वर्तमान एज कितना हो जाएगा दोनों के एज में हम 10 ऐड कर लेंगे। ठीक है आगे कहा गया 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाती है। मतलब अगर पुत्र की आयु 10 साल पहले x है तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 20 और फादर का आयु कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 ये कहा गया फादर की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी है मतलब ये 2x इतना हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना जाएगा x इक्वल टू कितना होगा 40 माइनस 20 मतलब 20 x का वैल्यू आपका आ गया। वो पूछा क्या गया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। देखिए तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा आपको देख लीजिए यहाँ से पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 20 और फादर का आयु कितना हो जाएगा 20 दिया है 60 ये कब है तो 10 वर्ष पहले ये है 10 वर्ष पहले हम लिए थे 10 वर्ष पहले तो वर्तमान कितना हो जाएगा 30 इसमें 10 ऐड कर लेंगे 30 हो जाएगा कितना पुत्र की आयु और फादर का आयु कितना हो जाएगा 70। हमसे क्या पूछा क्या गया है पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 7 रेशियो 3 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 7 में कहा गया है क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है 6 16 121 51 101 81 1 16 9 11 और 16 डाटा के माध्यिका की गणना करना है। माध्यिका क्या होता है अगर कोई डाटा इस तरह से दिया हुआ है इसको एस्केंडिंग या फिर डिस्केंडिंग मतलब आरोही या फिर अवरोही क्रम में अरेंज करने के बाद जो मिडिल वाला टर्म होता है वही क्या होता है माध्यिका होता है। ठीक है देखिए अगर टोटल कितना खिलाड़ी है 11 तो कौन सा टर्म होगा 11 प्लस 1/2 मतलब छठा टर्म क्या होगा सिक्स टर्म आरोही या फिर अवरोही क्रम में अरेंज करने के बाद जो सिक्स टर्म आएगा वही क्या होगा उसका माध्यिका होगा। देखिए भाई अरेंज कीजिए देखिए पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका 1 सेकंड टर्म कितना जाएगा 7 थर्ड टर्म कितना जाएगा 9 उसके बाद कितना जाएगा 11 उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा पांचवा टर्म कितना जाएगा 16 पांचवा टर्म आपका होगा 16 छठा टर्म भी क्या जाएगा 16 देखिए 16 दो बार है तो मतलब माध्यिका कितना जाएगा आपका 16 ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 2500 रुपया का 4100 रुपया होना मतलब कितने प्रतिशत बढ़ गया तो ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू कितना होगा 1600 बढ़ा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 25 से 0 कैंसिल होता है 25 चौका जो कितना 100 मतलब आपको हो जाएगा 64% क्या हो गया यानी इसका वृद्धि हुआ मतलब 16% की दर से कितने वर्ष में 64% हो जाएगा एक साल में 16% लग रहा है तो 4 साल में कितना हो जाएगा 64% लगेगा तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इसे भी बना सकते हैं सिंपल आप ये जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 इक्वल टू इंटरेस्ट वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला सवाल है 7786 की धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि को बी के धनराशि का अनुपात 3:4 है मतलब ए और बी के धनराशि के बीच का अनुपात 3:4 है। आगे कहा गया था बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात मतलब बी का और सी का अनुपात दिया है आपको 12:13 तो बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है तो हम निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए सी इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 9:12 और 12 दोनों मिल जाएगा मतलब 9:12:13 ये किस क्या हो जाएगा ए बी सी के धनराशि के बीच का अनुपात ए बी सी के धनराशि के बीच का अनुपात कितना जाएगा 9:12:13। हमसे क्या पूछा गया है बी का प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है मतलब 12 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। दोनों को देके जोड़िए कितना हो जाएगा 25 34 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 7786 तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा मतलब 7786 बट्टे 34 इंटू 12 इसी का वैल्यू निकाल देखिए 6 और ये कितना हो जाएगा 17 डिवाइड कर लीजिए इस सबको तो कितना 17 चौका 68 17 चौका 68 हो गया आपका 68 यानी 9 98 17 5 85 136 17 8 136 मतलब 158 इंटू 6 कर लीजिए तो कितना होगा 6 8 48 4 6 5 33 4 34 और 6 चौका 24 3 17 2748 आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कहा गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई इक्वल टू 5 वाई जेड इक्वल टू 7 है और क्यू वाई जेड का एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स क्यू एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है तो वाई क्यू और वाई जेड का मान निकालना है का अनुपात का मान निकालना। देखिए एक ट्रायंगल है एक्स वाई और जेड एक्स वाई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है वाई जेड का वैल्यू आपको दिया है 7 सेंटीमीटर तो कहा गया क्यू क्या है वाई जेड पर एक बिंदु है वाई जेड पर
ये सॉरी जेड एक्स है, ये जेड ये सात यहाँ जेड एक्स क्या है 7 है और क्यू क्या है वाई जेड पर एक बिंदु है जो एंगल एक्स को समद्विभाजित करता है। तो पूछा क्या गया है वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो निकालना है। बहुत ही सिंपल सवाल था। ये देखिए क्या है समद्विभाजक थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई एंगल को कोई भी लाइन समद्विभाजित करता है तो जो ये जो रेशियो होगा, ये जो वैल्यू होगा, ये इसका रेशियो और इसका रेशियो के बराबर होगा। मतलब वाई क्यू का वैल्यू 5 और वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। दोनों का जो रेशियो होगा वो 5:7 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कहा गया है 69 और 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। सिंपल है, 69 से लेकर के 92 के बीच में जिन जो भी संख्या अभाज्य है उसका औसत निकालना है। देखिए 69 की और 70 70 क्या है भाज्य संख्या है। 71 एक क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। उसके बाद हो गया 72 72 नहीं है। 73 क्या है एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद क्या है 75 नहीं है। 76 77 क्या है एक अभाज्य संख्या है। 77 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 78 नहीं है। 79 मतलब 79 है। फिर 81 भी नहीं है। 82 नहीं है। 83 है। फिर 83 के बाद आपको 84 नहीं है। 85 नहीं है। 86 नहीं है। 87 भी नहीं है। 88 भी नहीं है। 89 है। 89 है। उसके बाद आते हैं 89 के बाद 90 नहीं है और 91 भी नहीं है। मतलब ये सभी क्या है आपका अभाज्य संख्या है। 71 73 79 83 और 85 ये 5 जो है क्या है एक अभाज्य संख्या है। इस सभी का औसत निकालना है। तो देखिए औसत क्या है, आपको संख्या मान लेते हैं 75 एक संख्या है जो इस सभी का औसत है। तो 75 है तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। देखिए कितना है 71 है मतलब 4 कम है 4 माइनस कर लीजिए। ये कितना है 2 कम है 75 से 2 माइनस कर लीजिए। ये कितना है 4 ज्यादा है 4 जोड़ लीजिए। ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है 8 जोड़ लीजिए। ये कितना ज्यादा है तो आपका 14 ज्यादा है डिवाइड बाय इसको कर लीजिए 5। मतलब देखिए 4 से 4 जो है कैंसिल। ये कितना 22 में से 2 गया 20 मतलब 20/5 मतलब जो 75 हम लिए थे 75 में और 4 जोड़ जाएगा मतलब 79 क्या आ जाएगा। इस सभी संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बहुत ही शानदार सवाल है। कहा गया एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव को जीतता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर कहा गया है चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं और सभी क्या है डाले गए मत क्या है वैध है। ठीक है, सभी डाले गए जो वोट है वो सभी क्या वैलिड है। मतलब एक को 90% मिला है, दूसरे को कितना मिला होगा 10% मिला होगा। अब कहा गया है जो 90% वोट मिला है उसको वह क्या है इससे क्या है वह 800 क्या है ज्यादा है। मतलब 80% हुआ, दोनों का अंतर 80% का वैल्यू हमें क्या दिया है 800। तो हमें निकालना क्या है डाले गए मत की संख्या मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। 1% का वैल्यू कितना जाएगा आपको 10। तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा 1000। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस तरह के सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं, देख सकते हैं कितना ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। रूट अंडर 625 को निकालेंगे कितना हो जाएगा 25 प्लस ये देखिए कितना जाएगा 25 और ये कितना जाएगा 10 मतलब 2.5 प्लस ये कितना जाएगा 2 जीरो निकले मतलब 100 मतलब 25/100 मतलब 0.25 प्लस ये कितना जाएगा 25 नीचे में कितना जाएगा 3 जीरो निकल जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो तो आपका कितना जाएगा 25/3 मतलब 0.025। बस इसी को आपको जोड़ना है और आपको आंसर बताना है। मतलब देखिए यहाँ पर कितना है 50 हो गया, ये कितना है 250 मतलब देखिए 50 प्लस 250 मतलब कितना होगा 750 प्लस कितना है 0.25 जो कितना होगा 775 मतलब पॉइंट के बाद 775 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है वो हो जाएगा आपका आंसर। जो जाएगा 25 प्लस 227.775 ऑप्शन नंबर 2 आपको दिया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेसिक सवाल है, ये भी बेसिक सवाल ही है। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कहा गया यदि ब्याज दर पहले वर्ष में 2.5% है और दूसरे वर्ष में क्या है 2% है तो 2 वर्ष में 6000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 6000 रुपया है, इसका 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। देखिए पहले वर्ष कितना ब्याज हो जाएगा, देखिए 6000 का 2.5% कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 150 ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, दो जो जाएगा कैंसिल 3 जो मतलब 25 छक्का 150। सेकंड ईयर इसका कितना हो जाएगा इसका 2% मतलब 120। चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसमें भी क्या होगा 2% का ब्याज लगेगा। तो आपका 150 का 2% का ब्याज कितना हो जाएगा 3 रुपया। ठीक है 3 रुपया आपका हो जाएगा मतलब 303 रुपया आ जाएगा। यही पूछा गया है ये ब्याज कितना होगा। सभी को जोड़ दिए कितना 270 प्लस 3 273 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में कहा गया है सुदर्शन और अब्राहम 2 रिक्तियों के लिए साकार के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन की चेन की प्रायिकता 1/3 है और अब्राहम की चेन की प्रायिकता 1/5 है। इनमें से किसी के भी चेन न होने की प्रायिकता कितना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मान लेते हैं सुदर्शन का ए है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट मतलब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी अब्राहम का बी है। तो ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब ये देखिए चेन न होने की प्रायिकता कितना सुदर्शन का इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ चेन न होने की प्रायिकता अब्राहम का, यही वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालना है। देखिए चेन होने की प्रायिकता अगर 1/3 है तो चेन न होने की प्रायिकता कितना होगा 1 - 1/3 मतलब 2/3 इनटू अब्राहम की प्रायिकता कितना है 1/5 चेन होने की, चेन न होने पर कितना जाएगा 1 1 - 1/5 मतलब कितना जाएगा 4/5। इसी का वैल्यू आपको निकालना है मतलब कितना जाएगा 8/15 8/15 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। 16 में बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। देखिए 343 का क्यूब रूट निकालना है कितना जाएगा 7 फिर 7 का भी क्यूब रूट और इसका होल क्यूब। देखिए तो क्यूब से तो क्यूब जाएगा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा सिर्फ 7 इनटू इसी तरह इसका भी है ये कितना जाएगा आपका 6 और 6 का भी क्यूब रूट और उसका भी क्यूब मतलब 6 हो जाएगा। सिर्फ 6 को 7 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 42। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17 में कहा गया है ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी को बेचता है। मतलब ए अगर किसी सामान को 100 रुपया में खरीदता है तो बी को 133 रुपया में बेचेगा। आगे कहा गया है बी उसे 20% की हानि पर सी को बेचता है। मतलब सी अगर बी किसी सामान को 133 रुपया में खरीदता है
तो इसका 20% लाभ मतलब कितना होगा, इसका 4/5 में सी को बेचा। यदि सी 532 मतलब इसका वैल्यू दिया है आपका 532 भुगतान करता है तो ए का क्रय निकालना है, मतलब इतना का वैल्यू आपका 532 है तो 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इसको काटिए 4 से, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना जाएगा 500। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे रिचा के व्यय और बजट का अनुपात 2:1 है, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, अगर मान लेते हैं 200 रुपया एक्सपेंडिचर है मतलब व्यय है, बचता कितना है 100 रुपया, तो इनकम कितना जाएगा 300 रुपया, ये सिंपल है। आगे कहा गया है यदि आय और व्यय में क्रमशः 20%, मतलब आय अगर 300 रुपया है, इसमें अगर हम 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना जाएगा 360 रुपया। ठीक है, और 15% की वृद्धि किसमें होती है, व्यय मतलब खर्च में 15% की वृद्धि में, दूसरे में 15% वृद्धि करके कितना जाएगा 230 रुपया। ठीक है, सेविंग कितना बचा, सेविंग कितना जाएगा इसका, तो पूछा गया है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। देखिए 360 रुपया कोई आदमी कमाता है और 230 खर्च करता है, बचेगा कितना इसका, तो 130। तो पहले कंपेरिजन में कितना की वृद्धि हुई, पहले अगर 100 रुपया बचाता था, अब कितना बचा है 130, कितना परसेंट की वृद्धि हुई 30% की। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, एक लंब त्रिभुज का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या बताया गया है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक, आगे कहा गया है यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात करना है। सिंपल बेसिक सवाल है। प्रिज्म का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। देखिए बेस क्या है, समबाहु त्रिभुज है मतलब √3 बटे साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया है 4 मतलब कितना हो जाएगा 16। आपको हाइट नहीं दिया, हाइट कैसे निकालेगा, तो देखिए यहाँ पर दिया है आपका प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस का पेरीमीटर कितना जाएगा, देखिए बेस क्या है समबाहु त्रिभुज है, पेरीमीटर कितना जाएगा 12, मतलब 4 × 12 इनटू हाइट आपको निकालना है और 120 यूनिट दिया है, मतलब कितना जाएगा 10, मतलब हाइट आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 10, 4 चौके कितना जाएगा 16, मतलब 40√3 आपका आ जाएगा प्रिज्म का आयतन। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। सिंपल था, बेसिक से सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए सोहन क्रय मूल्य पर चीनी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है जिस कारण से क्या है उसको 28% का लाभ अर्जित करता है। देखिए जब कभी भी इस तरह के सवाल आए तो आपको सिंपल करना है। देखिए 28% लाभ अर्जित करने का मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना जाएगा, ये 7/25, मतलब अगर कोई सामान 25 रुपये का है कितना बेचेगा उसको 32 रुपया में। लेकिन वाट मतलब वेट के केस में क्या होगा, अगर कोई सामान 32 ग्राम का है कितना ग्राम देगा 28% लाभ अर्जित करने के लिए 25 ग्राम। सिंपल है, अगर 32 ग्राम का कोई सामान है तो उसको 25 ग्राम देगा तो उसको 28% का लाभ होगा। हमें क्या कहा गया, अगर 3.2 केजी का चीनी के बदले कितने ग्राम देगा, मतलब 3.2 मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, 3.2 का वैल्यू कितना जाएगा 2.5, मतलब 3.2 केजी की जगह पे कितना देगा 2.5 केजी। 2.5 केजी की वैल्यू ग्राम में दिया है, मतलब 2500 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस तरह सवाल को आप इस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल है। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 8 गुणज मतलब 6 12 इस तरह से कितना जाएगा 48 तक, इसका क्या निकालना है औसत। जब कभी भी इस तरह का सीरीज रहे, कोई भी सीरीज डिफरेंट मतलब डिफरेंट सभी के बीच का अंतर अगर सेम है तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वही आपका औसत आ जाएगा। सिंपल है, मतलब 54/2 मतलब 27। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20 और 10% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दिया है 56। देखिए एक 27% का छूट हुआ और एक क्या है 20 और 10% की दो क्रमिक छूट, कितना छूट हो जाएगा, एक 30 - 2 मतलब 28%। इस दोनों का अंतर कितना होगा 1%, 1% का वैल्यू दिया है आपका 56, तो धनराशि निकालना मतलब 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा 56 100। सिंपल है 56 100। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे, कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात दिया है 3:4 और एक परिवार में उपभोग की जाने वाली उनकी मात्रा कितना है 4:7। कॉफी और चाय पर होने वाले व्यय का अनुपात निकाल। देखिए कॉफी है, ठीक है 3 और चाय कितना है 4, मतलब अगर मान लेते हैं कॉफी का मूल्य क्या है 3 रुपीज है और पर क्वांटिटी, और चाय का मूल्य कितना है 4 रुपीज पर क्वांटिटी। कहा गया है उनका उपभोग मतलब 4 केजी मान लेते हैं कॉफी का यूज होता है और चाय का कितना होता है 7 किलो होता है। दोनों का भाई कितना जाएगा 12:28, मतलब 12:28 आपका आंसर होगा। 4 से आप काट लेंगे कितना होगा 3:7। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में कहा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब अगर शांत जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है तो x - y का वैल्यू कितना जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये होगा, ये आ जाएगा दोनों का स्पीड। और धारा के अनुकूल मतलब x + y, ये कितना जाएगा 12 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो मतलब 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा आपका 5 किलोमीटर। ठीक है, तो पूछा गया है नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितना जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 2x, मतलब 8/2, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितना जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा 6/4, मतलब 3/2, मतलब 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा, कहा गया है हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहा गया है जब सूर्य का शीर्ष लंब 45 की तुलना में 30 होता है तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए एक टावर है, ये अभी अगर 30 डिग्री का एंगल, सॉरी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 के बदले अगर यह 30 बनाता है, तब ये क्या है, पहले की तुलना में 40 मीटर लंबा इसका छाया बन जाता है। अगर ये हाइट मान लेते हैं h है, तो ये भी कितना जाएगा आपका h, क्योंकि 45 डिग्री में क्या होगा, ये हाइट और बेस दोनों इक्वल होगा। तो आपसे पूछा गया है ये टावर की ऊंचाई निकालना है, मतलब अगर आप tan 30 का यूज कीजिएगा, tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h बटे ये कितना होगा टोटल h प्लस 40। सिंपल है। अब ये रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, tan 30 वैल्यू अंडर 1/√3 सॉल्व कर लीजिए, आपको कितना जाएगा, ये होगा √3h, √3h माइनस h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसको h कॉमन ले लीजिएगा, कितना जाएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40। h वैल्यू कितना जाएगा, 40 बटे रूट अंडर, मतलब 40 बटे रूट अंडर 3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज कीजिए, कितना जाएगा, 40 बटे 2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1, मतलब 20 इंटू रूट अंडर 3 प्लस 1। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 रहा गया है, एक त्रिभुज के दो कोणों का माप 3:7 के अनुपात में है। यदि इन दो कोणों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है, तो सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है। देखिए अगर एक कोण 3 यूनिट है, दूसरा कोण 7 यूनिट है, तीसरा कोण कितना हो जाएगा, इस दोनों के योग मतलब 10 यूनिट का तीसरा कोण है। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण के योग का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब 7 3 10 मतलब 10, 20 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा, 9 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा, सबसे छोटा कोण मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 9 किया 27। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे, यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा है इसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर कितना है, 40 डिग्री। मतलब आंतरिक कोण अगर ये x है, तो ये कितना जाएगा, x प्लस 40 या फिर x माइनस 40, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों का अंतर कितना होगा, 40 डिग्री। तो आंतरिक कोण में सबसे छोटा कोण ज्ञात करना है, मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता है कोई भी अगर समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं अगर इसको काटती है, तो ये जो ये अल्टरनेटिव एंगल, ये क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल मतलब एकांतर कोण क्या होता है, बराबर, मतलब ये भी कोण कितना जाएगा, x डिग्री होगा। अब क्या है, ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा आपका, अगर हम इस दोनों कोण के योग को बात करें, कितना जाएगा, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब 2x प्लस 40 इक्वल टू कितना जाएगा, 180, मतलब x का वैल्यू कितना जाएगा आपका, 70। निकालना क्या है, सबसे छोटे कोण मतलब x है, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 70। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहा गया है x² माइनस 9 इंटू 9x² माइनस 1 बटे x माइनस 1 बटे x इंटू 1 माइनस x बटे 3 इंटू 9 बटे इतना वैल्यू दिया है, को सिंप्लीफाई करके इसका आंसर बताना है। देखिए नीचे में देखिएगा, तो x माइनस 1 बटे 3 इंटू x प्लस 1 बटे 3, इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले के बिना सिंप्लीफाई किए हुए, तो कितना होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना जाएगा, x² माइनस 1 बटे 9, हम सिर्फ ऊपर नीचे वाले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटू देखिए 1 माइनस एक्स बटे 3, ये कितना है, 1 प्लस एक्स बटे 3, ये भी कितना जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई करें, कितना लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 1 बटे 9 इंटू ये कितना जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। देखिए अब 9x स्क्वायर माइनस 1, देखिए ये से आपका ये वाले पार्ट से ये आपका हो जाएगा कैंसिल। सिंपल, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पर क्या है, 9x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा कैंसिल, लेकिन आपका माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मतलब जितने भी एक्स वाई टर्म हो गया आपका कैंसिल। नीचे में देखिए, नीचे में क्या बचेगा, 9 इंटू 9 नीचे जाएगा ऊपर, तो कितना होगा 81 इंटू ऊपर में ये 9 बचा हुआ है, मतलब 9 ये भी माइनस है, तो कितना जाएगा 729। ऑप्शन नंबर 1 माइनस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये भी क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहा गया एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु P और Q से क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर बिजली के खंभे के शीर्ष का अवलोकन किया। P और Q के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर मीटर है, 10 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में निकालना है। खंभे की ऊंचाई ये हो गया हमारा, ठीक है, देखिए ये हम मान लेते हैं हमारा P है और ये क्या है आपका Q है। P के जब अवलोकन करता है उस समय 60 डिग्री बनता है और ये कितना है 30 डिग्री का बनता है, और P और Q के बीच का दूरी दिया है आपका 10 मीटर। तो आपको निकालना है खंभे की हाइट, ठीक है, ये मान लेते हैं R है और ये मान लेते हैं मतलब RS का लेंथ निकालना है। ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं H है, तो ये रूट अंडर कितना है, रूट अंडर 3H जाएगा, क्योंकि ये आपका 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है, ये देखिए tan 30 वैल्यू कितना होता है, 1 बटे रूट अंडर 3, 1 रूट अंडर 3 इक्वल कितना होगा, रूट अंडर 3H बटे ये कितना हो जाएगा H प्लस 10। ठीक है, ये चल जाएगा इधर, मतलब आपको कितना हो जाएगा H प्लस 10 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा कितना होगा 3H। ठीक है, ये चल जाएगा, यानी कितना होगा 2H इज इक्वल टू 2H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो H का वैल्यू कितना जाएगा आपका 5, H का वैल्यू 5, तो ये कितना जाएगा आपका 3 रूट अंडर 3H का वैल्यू निकालना है, मतलब 5 रूट अंडर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, मतलब क्वेश्चन नंबर लास्ट को देखिए, एक विद्यालय के 35 गैर शिक्षक शिक्षण स्टाफ सदस्य सहित 40 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया है 4000 है। यदि गैर शिक्षण स्टाफ सदस्यों की औसत वेतन कितना है 4200, तो विद्यालय के शेष स्टाफ का वेतन ज्ञात करना है। देखिए नॉन टेक्निकल टीचर मतलब मान लेते हैं NT, ठीक है, टोटल संख्या कितना है इसका 35, और टेक्निकल मान लेते हैं, टेक्निकल कितना है, अगर टोटल 40 है तो नॉन टेक्निकल कितना है 35 है, टेक्निकल कितना जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए
सभी का देखिए, और देखिए अब अगर यदि गैर शिक्षक सदस्यों का औसत वेतन दिया है आपका कितना 4200, ठीक है, इसका मान लेते हैं हमें x है, तो सभी का 40 का औसत वेतन कितना है 4000 है, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से लगाइएगा तो ये कितना जाएगा आपका 4200 माइनस 4000 मतलब कितना जाएगा 200, और एक बार ये कितना जाएगा 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स, सिंपल है देखिए। और ये कितना रेशियो है 7:1, मतलब एक की यूनिट का वैल्यू आपका 200 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 1400, मतलब 4000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना जाएगा आपका 1400, मतलब एक्स इक्वल टू कितना जाएगा 4000 माइनस 1400, मतलब कितना जाएगा आपका 2600। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 टोटल कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपका 30 के 30 सवाल आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।